एक समय था जब प्राचीन भारत में यज्ञ की अग्नि जल रही थी। वेदों का उच्चारण हो रहा था। चारों ओर ऋषि मुनि बैठे थे। इसी माहौल में एक ऐसे ऋषि जन्म लेते हैं जिन्होंने सिर्फ श्रद्धा से नहीं, सवालों और तर्कों से काम लिया। जो कहते थे केवल मान लेने से नहीं, तर्क से समझो। यही थे अक्षपाद गौतम। अक्षपाद गौतम को भारतीय दर्शन में न्याय दर्शन का संस्थापक माना जाता है। उन्होंने सिर्फ क्या सही है यह नहीं पूछा, बल्कि हम कैसे जाने कि क्या सही है यह भी सिखाया। उन्होंने तर्क, प्रमाण, ज्ञान और संशय सबको एक व्यवस्थित रूप में समझाया। उनकी सबसे प्रसिद्ध रचना है न्याय सूत्र। इसमें उन्होंने छोटे छोटे सूत्रों के माध्यम से पूरे तर्कशास्त्र की रूपरेखा खड़ी कर दी। क्या प्रमाण है, क्या ज्ञान है और क्या भ्रम है, कौन सी बात सही मानी जाए और कौन सी नहीं। और बाद में आने वाले दार्शनिकों ने इन्हीं सूत्रों पर टीकाएं लिखी और पूरा न्यायशास्त्र विकसित हुआ। अक्षपाद गौतम को भारतीय तर्कशास्त्र का जनक कहा जाता है। जिस तरह पश्चिम में अरस्तु को तर्क का पिता माना जाता है, उसी तरह भारत में तर्क को एक स्वतंत्र और गंभीर विज्ञान बनाने का श्रेय अक्षपाद गौतम को दिया जाता है। कहा जाता है कि वे वेद, उपनिषद, धर्मशास्त्र और दर्शन चारों के महाज्ञानी थे। वे सिर्फ तर्क करने वाले दार्शनिक नहीं, बल्कि ऋषि परंपरा के ज्ञानी थे, जो शास्त्र और अनुभव दोनों का मेल करते थे। इसीलिए उन्हें भारत के प्रारंभिक महान ऋषियों में गिना जाता है। उनके जीवन काल को लेकर विद्वानों में मतभेद है। कुछ उन्हें बहुत प्राचीन, लगभग दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास मानते हैं, तो कुछ उन्हें बाद की शताब्दियों, लगभग छठी सदी ईसा पूर्व के आसपास मानते हैं। माता पिता के नाम और निजी जीवन के बारे में ऐतिहासिक जानकारी बहुत स्पष्ट नहीं है, लेकिन उनकी रचना और परंपरा यह दिखाती है कि उनका प्रभाव सदियों तक बना रहा। अब सवाल ये आता है कि उन्हें अक्षपाद क्यों कहा गया। इसके पीछे दो बड़ी रोचक कथाएं मिलती है। पहली कथा कहती है गौतम तर्क और गहरे विचारों में इतने डूबे रहते थे कि अगर चल रहे हों तो भी उनका ध्यान जमीन पर नहीं, अपने विचारों पर होता था। वे रास्ते में चलते चलते पेड़ों की जड़ों से टकरा जाते, पत्थरों से पैर लग जाता, लेकिन उनका मन किसी सवाल के जवाब में उलझा रहता। लोगों ने मजाक और सम्मान में कहना शुरू कर दिया, ये तो ऐसे ऋषि हैं जिनकी आंखें पैरों पर रहती ही नहीं। यहीं से उनका नाम अक्षपाद, यानी जहां अक्ष का अर्थ है आंखें और पाद का अर्थ है पैर, यानी जिसकी नजर पैरों पर नहीं, विचारों पर हो। दोस्तों, दूसरी कथा थोड़ी आध्यात्मिक है। कहा जाता है कि एक बार गौतम गहरे ध्यान में बैठे थे। उनकी आंखें ऊपर किसी उच्च सत्य की ओर टिकी हुई थी, जैसे वे सीधे ज्ञान के स्रोत से जुड़ना चाहते हों। लेकिन इस मुद्रा को देखकर लोग कहने लगे, यह ऋषि तो अपनी दृष्टि ऊपर उच्च ज्ञान की ओर जमाए हुए है, धरती पर नहीं। इसीलिए उन्हें अक्षपाद कहा गया। अक्षपाद वह जिसकी आंखें साधारण स्तर से ऊपर उच्च ज्ञान की ओर लगी हों। दोनों कथाएं बताती हैं कि अक्षपाद गौतम का शरीर भले ही धरती पर था, लेकिन उनकी आंखें और मन हमेशा ज्ञान, तर्क और सत्य की खोज में लगा रहता था। दोस्तों, अब जरा देखते हैं इस महान ऋषि ने ऐसा क्या लिखा जिसने पूरी भारतीय तर्कशास्त्र की नींव हमेशा के लिए बदल दी। अगर पूरे भारतीय तर्कशास्त्र को एक ही किताब में समेटना पड़े तो वह पुस्तक होगी न्याय सूत्र, जो न्याय दर्शन का आधार है। यह वही ग्रंथ है जिसे अक्षपाद गौतम की सबसे बड़ी कृति माना जाता है। न्याय सूत्र को आप भारतीय लॉजिक की बुनियादी किताब समझ सकते हैं। माना जाता है कि यह लगभग 5वीं से 6ठी ईसा पूर्व के आसपास रचा गया था। इस छोटे छोटे सूत्रों वाले ग्रंथ में गौतम ने सोचना, पूछना, तर्क करना, बहस करना सबके नियम तय कर दिए थे। दोस्तों, इस सूत्र का पहला हिस्सा है प्रमाण, यानी मीन्स ऑफ नॉलेज। आइए इसको एक सवाल से शुरू करते हैं। हम कैसे जानें कि कोई बात सच है? इस पे गौतम का जवाब था, इसे 4 प्रमाण से जाना जा सकता है। पहला है प्रत्यक्ष, यानी आंखों से देखना। दूसरा है अनुमान, यानी तर्क से निष्कर्ष निकालना। तीसरा है उपमान, यानी उदाहरण से तुलना करना।
और चौथा है शब्द, यानी किसी विश्वसनीय ग्रंथ या गुरु के वचन से। बिना इनके कोई बात सिद्ध नहीं हो सकती। फिर आता है वाद विवाद की कला। गौतम ने बताया कि बहस कैसे जीती जाए। उन्होंने कहा, जल्दबाजी मत करो, पहले विरोधी के तर्क सुनो, फिर अपने प्रमाण दो। तर्क अगर कमजोर हो तो चुप रहो। गौतम ने न्याय सूत्र के तर्क को एक शुद्ध पद्धति बना दिया। पहले लोग भावनाओं या परंपराओं से बहस जीतते थे, लेकिन न्याय सूत्र के बाद अब प्रमाण से जीता जाने लगा। गौतम ने बताया कि ज्ञान कैसे प्राप्त होता है। उन्होंने कहा था, प्रमाण भावे प्रमाण भाव, यानी अगर किसी बात को साबित करने के लिए कोई प्रमाण मौजूद नहीं है तो प्रमाण का ना होना ही एक तरह का प्रमाण है कि वह बात सत्य नहीं है या संदिग्ध है। लेकिन दोस्तों, केवल एक महान ग्रंथ लिख देना ही काफी नहीं था। यहीं से शुरू होती है अक्षपाद गौतम की न्याय दर्शन की असली यात्रा। आइए उनके दार्शनिक सिद्धांतों को समझते हैं। कल्पना कीजिए, चारों ओर ऋषि बैठे हैं, बहस छिड़ी है और सवाल उठ रहे हैं। क्या भगवान है? आत्मा अमर है या नहीं? हर कोई चिल्ला रहा है, लेकिन कोई निष्कर्ष नहीं निकल रहा। तभी गौतम खड़े होते हैं और कहते हैं, रुको, पहले नियम बनाओ, तर्क को सही तरीके से समझो। यही है न्याय दर्शन की शुरुआत। न्याय यानी सही तर्क, सही निर्णय, सही सोचने की विधि। यह दर्शन सिर्फ दार्शनिक बहस के लिए नहीं, बल्कि जीवन के हर फैसले के लिए एक गाइड है। अक्षपाद गौतम ने इसे पूरा एक सिस्टम बना दिया था। फिर आता है सही तर्क और गलत तर्क में भेद। उदाहरण के तौर पे, अगर कोई कहे बारिश हो रही है क्योंकि बादल काले हैं, तो यह सही अनुमान है। लेकिन बारिश इसलिए हो रही है क्योंकि मैंने छाता नहीं लिया, यह गलत तर्क है। न्याय दर्शन ने ऐसे नियम बनाए ताकि झूठी बहस पकड़ी जा सके। न्याय दर्शन सत्य को कैसे पहचाने यह भी सिखाता है। भ्रम क्या है, मोह क्या है, कैसे उनसे बचें, और सबसे मजेदार हिस्सा है वाद विवाद की कला, कि कैसे बहस जीतें, कैसे विरोधी को चुप कराएं, लेकिन बिना चिल्लाए, सिर्फ तर्क से। इसलिए न्याय दर्शन को भारत का सबसे वैज्ञानिक दर्शन कहा जाता है। जहां अन्य दर्शन आस्था पर टिके हैं, न्याय दर्शन प्रमाण पर टिका है। आचार्य गौतम कहते थे कि सही ज्ञान 4 तरीकों से मिलता है। इस प्रक्रिया को न्याय के 4 प्रमाण यानी मीन्स ऑफ नॉलेज कहते हैं। पहला है प्रत्यक्ष यानी परसेप्शन। जब आप अपनी इंद्रियों से सीधे कुछ अनुभव करते हैं, जैसे आंखों से देखते हैं, कानों से सुनते हैं, नाक से सूंघते हैं, जीभ से स्वाद लेते हैं और त्वचा से स्पर्श करते हैं। जैसे आप आसमान में काले बादल देखते हैं, यह प्रत्यक्ष ज्ञान है, जिसे परसेप्शन या प्रत्यक्ष ज्ञान कहा जाता है। दूसरा है अनुमान यानी इन्फेरेंस। जब आप सीधे नहीं देखते पर तर्क से निष्कर्ष निकालते हैं। जैसे मान लो आप पहाड़ी पर धुआं देखते हैं पर आग नहीं दिखती, लेकिन आप समझ जाते हैं कि जहां धुआं है वहां आग होगी। यह अनुमान है, जिसमें दिखने वाली चीज से छिपी चीज तक पहुंचा जाता है। तीसरा है उपमान यानी कंपैरिजन या एनालॉजी। जब आप किसी अजनबी चीज को पहले से जानी पहचानी चीज से मिलाकर पहचानते हैं। जैसे किसी ने पहले आपको बताया कि हिरन नाम का जानवर कैसा दिखता है, फिर आपको जंगल में वैसा ही जानवर दिखे तो आप कहेंगे, अरे ये तो वही हिरन है। यह उपमान है, यानी समानता से जानना। उनका आखिरी सूत्र है शब्द यानी वर्बल टेस्टिमनी। इसके अनुसार जब कोई विश्वसनीय व्यक्ति, गुरु या मान्य शास्त्र कुछ बताए और आप उस पर भरोसा करके ज्ञान लें, जैसे आपने हिमालय नहीं देखा पर भूगोल की किताब और शिक्षक से उसके बारे में जानते हैं, यह शब्द प्रमाण है, जिसे वर्बल टेस्टिमनी कहते हैं। उनका अगला सिद्धांत है 5 अंग वाला तर्क यानी 5 पार्ट आर्गुमेंट सिस्टम। इसके अनुसार मान लो 2 ऋषि आमने सामने हैं। एक कहता है भगवान है, दूसरा चुनौती देता है। तभी आचार्य गौतम कहते हैं, रुको, ये बहस 5 अंग वाले तर्क से की जा सकती है। पहली है
प्रतिज्ञा यानी थीसिस। इसके अनुसार पहले अपना मुख्य बयान दो। दूसरा है हेतु यानी रीजन, इसमें कारण बताओ। तीसरा होगा उदाहरण यानी इलस्ट्रेशन, अब सबूत दो। और चौथा होगा उपनय यानी एप्लीकेशन, इसे अपने तर्क पर लगाओ। और उनका आखिरी है निगमन यानी कंक्लूजन, अब निष्कर्ष दो। ये थे आचार्य गौतम के 5 अंग वाला तर्क यानी 5 पार्ट ऑफ आर्गुमेंट सिस्टम। उनका अगला सिद्धांत है डिबेट सिस्टम यानी वाद विवाद की विधि। दोस्तों, प्राचीन भारत में बहस सिर्फ शोर करना नहीं था, उसके भी नियम थे। उन्होंने समझाया कि हर बहस सच के लिए नहीं होती, कुछ अहंकार के लिए, कुछ सिर्फ दूसरे को गिराने के लिए होती है। इसलिए उन्होंने वाद विवाद को 3 हिस्सों में बांट दिया, जिसमें पहला है वाद यानी डिस्कशन ऑफ ट्रुथ। इसके अनुसार जब 2 लोग सच जानने के लिए बहस कर रहे हों, तब यहां मकसद सामने वाले को हराना नहीं, बल्कि मिलकर सत्य तक पहुंचना होता है। शास्त्र, तर्क, उदाहरण सब ईमानदारी से प्रयोग होते हैं। यह है डिस्कशन ऑफ ट्रुथ। अगला है जल्प यानी आर्गुमेंट ऑफ विक्ट्री। इस नियम के अनुसार जब लक्ष्य सच नहीं जीत हो, तब यहाँ व्यक्ति तर्क तो देता है, पर मकसद होता है किसी तरह बहस जीतना, चाहे उलझाकर, घुमाकर या भावनाएं भड़काकर। इसे बोल सकते हैं जल्प यानी आर्गुमेंट ऑफ विक्ट्री। जैसे आजकल के टीवी डिबेट में होता है, वैसे ही। उनका आखिरी है वितंडा यानी फॉल्स अटैक विदाउट थीसिस। यह सबसे खतरनाक नियम है। इसमें सामने वाला खुद कोई स्पष्ट मत नहीं रखता, बस दूसरे की बात तोड़ मरोड़ कर गिराने की कोशिश करता है। ना अपना थीसिस, ना अपना समाधान, सिर्फ फॉल्स अटैक विदाउट थीसिस। तो दोस्तों, ये थे आचार्य गौतम के कुछ दार्शनिक सिद्धांत। अब हम डिस्कस करेंगे आचार्य गौतम के मेटाफिजिक्स यानी रियलिटी की समझ को। दोस्तों, अक्षपाद गौतम से एक दिन लोग पूछते हैं, संसार क्या है, आत्मा क्या है, ईश्वर कहाँ है। गौतम मुस्कुराते हैं और कहते हैं, सब कुछ तर्क से समझो। यही है उनका मेटाफिजिक्स यानी सच्चाई की 4 कुंजियां, जिसमें सबसे पहली है आत्मा। गौतम कहते हैं आत्मा अनादि है, नित्य है, शरीर से बिल्कुल अलग है। जैसे शरीर कपड़े बदलता है, आत्मा शरीर छोड़ती है, लेकिन यह अमर है, सदा रहने वाली है। उनका दूसरा विचार है परमात्मा। गौतम कहते हैं कि ईश्वर संसार का सृष्टि करता है, बुद्धिमान, सर्वशक्तिमान है। वह न तो जन्म लेता है, न मरता है, वह सबका रचयिता है। उनका तीसरा विचार है कर्म। गौतम के अनुसार जीवन के हर फल का आधार कर्म है। अच्छे कर्म से सुख और बुरे कर्म से दुख मिलता है। यह नियम संसार को चलाता है, कोई चमत्कार नहीं चलाता। और गौतम का आखिरी विचार है मुक्ति। गौतम कहते हैं कि मुक्ति का रास्ता है सत्य ज्ञान। सबसे पहले अज्ञान को नष्ट करो, प्रमाण से सोचो, तर्क करो, जब तक मन शुद्ध ना हो जाए या आत्मा परमात्मा से एक ना हो जाए। यही मुक्ति है। दोस्तों, जब गौतम ने आत्मा, परमात्मा और मोक्ष की यह तर्कपूर्ण व्याख्या दी, तो प्राचीन भारत की एक और महान परंपरा इससे टकरा गई। आइए जानते हैं वो कौन सी परंपरा थी। दोस्तों, प्राचीन भारत का सबसे बड़ा दार्शनिक युद्ध न्याय दर्शन और बौद्ध दर्शन के बीच हुआ था। उस समय 2 महान विचारधारा आमने सामने थी। एक तरफ बुद्ध के अनुयायी बोल रहे थे कि सब क्षणिक है, आत्मा नाम की कोई चीज नहीं है, सब बदलता रहता है। दूसरी तरफ अक्षपाद गौतम खड़े थे और उनका कहना था कि नहीं, आत्मा नित्य है, अनादि है। अगर आत्मा नाम की कोई चीज नहीं, सब बदलता रहता है, तो सबूत दो। और यहीं से शुरू हुई थी भारत की सबसे भयंकर दार्शनिक लड़ाई। यह बहस सिर्फ जीत हार की नहीं थी, इसने भारत के दर्शन को इतना समृद्ध किया कि न्याय सूत्र तर्क का हथियार बन गया। बौद्धों ने भी जवाब दिए और न्याय ने भी। दोस्तों, इसके परिणाम स्वरूप भारतीय दर्शन ने तर्क की एक नई ऊंचाई को छू लिया। आज भी यह बहस दर्शन शास्त्रियों को सोचने में मजबूर करती है, क्या आत्मा है, यह सब कुछ क्षणिक है।
दोस्तों, अक्षपाद गौतम की कहानी का अंत भी वैसा ही शानदार है जैसा उनका जीवन, एक विरासत जो सदियों तक चमकती रही। उन्होंने भारतीय दार्शनिक तर्क में क्रांति ला दी। वाजपेयी मिश्र, गंगेश ठाकुर जैसे विद्वानों ने न्याय सूत्रों पर टीकाएं लिखी, नए आयाम जोड़े, न्याय स्कूल फला फूला और तर्क का साम्राज्य फैला। आज भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में उनके प्रमाण और तर्क पढ़ाए जाते हैं। इंडियन लॉजिक की कक्षाओं में गौतम ही पहले नाम पे आते हैं। वे भारतीय तर्कशास्त्र के पिता कहलाते हैं, एक ऐसे पिता जिसने सवाल पूछना सिखाया और प्रमाण मांगा। उनका ज्ञान आज भी हमें बोलता है कि तर्क करो, प्रमाण लो, सत्य को ढूंढो। अक्षपाद गौतम ने भारतीय दर्शन को तर्क का आधार दिया, जिसने सदियों से डिबेट्स को विज्ञान बना दिया। न्याय दर्शन दुनिया की सबसे प्राचीन रीजनिंग सिस्टम है, जो अरस्तु से भी पहले का रीजनिंग सिस्टम है। उनके तर्क आज भी एआई एल्गोरिथम्स, कोर्ट रूम्स और साइंटिफिक डिबेट में चुपचाप काम कर रहे हैं। यह सिर्फ दर्शन नहीं, एक कंप्लीट साइंटिफिक मेथड है जो सत्य को प्रमाण से खोजने का तरीका सिखाता है। दोस्तों, आप जब हमने जाना कि कैसे आचार्य गौतम की सोच ने पूरी भारतीय संस्कृति को प्रभावित किया, तो आइए इस ज्ञान की यात्रा को यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको यह सफर दिलचस्प और ज्ञानवर्धक लगा हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर साझा करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे इतिहास और दार्शनिक कहानियों की एक नई और रोमांचक दुनिया लेकर। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।